चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह। हेलो एंड वेलकम। मैं साइमा खान हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो सिनेमा की दुनिया लेकर, जहां हम हर हफ्ते आपको सिनेमा जगत की अपडेट्स बताते हैं और साथ ही साथ फिल्मी कलाकारों की जिंदगी और करियर से भी रूबरू कराते हैं। आज के प्रोग्राम में भी आपके लिए बहुत कुछ खास है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। इन दिनों सिनेमा घरों में एक नया ट्रेंड चल रहा है, पुरानी फिल्मों के री रिलीज का, जिन्हें न सिर्फ दर्शकों का जबरदस्त रिस्पांस हासिल हो रहा है, बल्कि ये एक नया उत्साह भी पैदा कर रही हैं। कई ब्लॉकबस्टर फिल्में जैसे कि रॉकस्टार, वीर ज़ारा, कभी खुशी कभी गम, रहना है तेरे दिल में, हम आपके हैं कौन, राजा बाबू, लव आजकल और हैदर जैसी फिल्में सिनेमा में फिर से रिलीज हुई हैं और सभी फिल्मों को कल्ट क्लासिक का दर्जा मिला हुआ है। ये फिल्में दर्शकों के लिए एक तरह से नॉस्टैल्जिया क्रिएट कर रही हैं और साथ ही वो यंगस्टर जो इन फिल्मों को थिएटर पर रिलीज के वक्त नहीं देख सके थे, वो भी इनका मजा अब बड़े पर्दे पर ले सकते हैं। जहां इनमें से कुछ फिल्में री रिलीज में ओरिजिनल रिलीज से ज्यादा कमाई कर रही हैं। बात करते हैं ऐसी एक फिल्म की, जहां 6 साल बाद दोबारा से रिलीज की गई फिल्म तुम्बाड़ ने तो बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों धूम मचा रखी है। फिल्म को पहले से भी ज्यादा दर्शकों का प्यार मिल रहा है। तुम्बाड़ जो एक थ्रिलर और हॉरर फिल्म है, दर्शकों को इस फिल्म का एक एक एस्पेक्ट काफी पसंद आ रहा है। दमदार कहानी के अलावा इसमें एक्शन से भरपूर भयावह सीन है और जिस तरह से वो दिखाए गए हैं, उनसे लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हमेशा लौट कर आएगा, सच्चाई, अच्छाई, बुराई और लालच, बस यही कहानियां हर युग में बार बार सुनाई जाती हैं। ऐसी ही हमारी भी एक कहानी है, जिसे दोहराने का समय फिर आ गया है। दर्शकों को इस फिल्म का एक एक एस्पेक्ट काफी पसंद आ रहा है। दमदार कहानी के अलावा इसमें एक्शन से भरपूर भयावह सीन है और जिस तरह से इन्हें दिखाया गया है, उनसे लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इस मूवी में एक शापित दादी को दिखाया गया है जो सालों से कैद में है और इसमें फिल्म में उन्हीं के चर्चे हो रहे हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दादी का रोल एक 12 साल के बच्चे ने निभाया था। तुम्बाड़ में वीएफएक्स का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। 2018 में पहली बार जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो इसने 65 लाख का कलेक्शन किया था पहले दिन, लेकिन जब ये री रिलीज की गई तो इसने 6 साल के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए पहले ही दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है और ये कलेक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। ये फिल्म अब न केवल एक सिनेमाई अनुभव रह गई है, बल्कि एक सांस्कृतिक घटना भी बन गई है, जिसमें प्रशंसकों की भरपूर भागीदारी मिल रही है। और इन फिल्मों पर कैसा है दर्शकों का रिस्पॉन्स, आइए दिखाते हैं आपको। हमारी कौन सी कहानी बाबा? अंदर जाएगा तो सब याद आ जाएगा। अंदर कहाँ बाबा? देवी की कोख में। फिल्में रिलीज हो रही हैं जो आपने शायद पहले देखी होंगी, लेकिन एक बार फिर से आप देखना चाहती हैं। जैसे सलमान खान की बहुत सारी फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, गोविंदा की रिलीज़ हो रही है और भी फिल्में रिलीज़ हो रही हैं। क्या आप आगे भी देखने चाहेंगी, क्योंकि अभी तो पूरा महीना चलेगा ही? हाँ, मैं देखना चाहूँगी आगे भी जो भी पुरानी मूवीज़ हैं, क्योंकि मैंने वो नहीं देखी पहले, लेकिन मैं अब देखना चाहूँगी कि वो कैसी हैं। क्या अंतर नज़र आता है? जो पुरानी फिल्मों के फैक्ट होते हैं वो अच्छे होते हैं और जो नई किए हैं वो अभी कुछ समझ नहीं आ रहे। ज़्यादा ही ज़्यादा उसमें एनिमेशन ज़्यादा हो जाती हैं कुछ नई मूवीज़ में। पुरानी में इतना नहीं है, फीलिंग्स वगैरह अच्छी होती है। जैसे मैंने लैला मजनू देखी, उसमें बहुत अच्छी थी वो मूवी। नई फिल्मों के साथ साथ पुरानी फिल्में भी रिलीज़ हो रही हैं, और आप कौन सी फिल्म देखने के लिए आए हैं? तुम्बाड़। अच्छा, तुम्बाड़ फिल्म देखने के लिए आए हैं। ये तो पुरानी फिल्म है, तो क्या ऐसी बात लगी कि आपको कि आप पुरानी फिल्म देखने के लिए आए? हाँ, एक्चुअली ये मूवी पुरानी है और मैंने पहले नाम सुना है इस मूवी का, तो पुराने टाइम पे छूट गई थी देखना, तो सोचा इस बार बड़े स्क्रीन में देख लूँ, अच्छे से दिखेगी, दोस्तों के साथ देखने में मज़ा आएगा।
तो हॉरर एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, तो अच्छा लगेगा देख के। तो अभी की जनरेशन में क्या है कि उतनी अच्छी मूवीज़ बन नहीं रही है। जैसे तुम्बाड़ एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है और उस मूवी में हॉरर सीन्स भी हैं, एक मिस्ट्री है, इंटरेस्ट आपका क्रिएट मतलब रहता है हमेशा कि लाइक अब क्या होगा, अब क्या होगा। एक वो दादी माँ की कहानी भी उसके अंदर है। सो आई गेस इस तरीके का कॉन्सेप्ट अगर और आता है हिंदी सिनेमा में तो वो बहुत बेटर है हमारे आगे के फ्यूचर के लिए, क्योंकि आजकल उस लेवल की फिल्म्स बन नहीं रही है। लाइक वीर ज़ारा है, अपने आप में एक ओल्ड स्कूल मूवी है, वो एक बोल्ड फिल्म है, प्यार है, मोहब्बत है ना, लड़ाई है और वो सेक्रीफाइसेस है। तो आई थिंक यस, इसीलिए हम लोग री रिलीज़ के लिए भी आए हैं यहाँ पे। अच्छा, एक बात और बताइए कि है ना, और भी तरह की फिल्में, जैसे गोविंदा की भी फिल्में रिलीज़ हो रही हैं। गोविंदा की एक्टिंग को बहुत ज़्यादा याद करते हैं और शायद कई लोगों को तो उन्होंने देखी भी नहीं है, जैसे राजा बाबू है या फिर पार्टनर फिल्म है, इस तरह की रिलीज़ हो रही है। तो क्या उसमें भी इंटरेस्ट रखती है? बिल्कुल, पार्टनर मूवी पे रिलीज़ होनी चाहिए। जैसे माला माल वीकली मूवीज़ हैं, हलचल मूवीज़ हैं, ये ऐसी मूवीज़ है कि फैमिली मूवीज़ है, इनको सब इंजॉय करते हैं। सो आई थिंक ऐसी चीज़ें भी री रिलीज़ हो तो बहुत बेटर है, हम बहुत आना पसंद करेंगे दोबारा। एक चीज़ और बता दीजिए, नेशनल सिनेमा डे जो है वो सबके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लेकर आता है, उसको लेके आपके लिए क्या एक्साइटमेंट? मेरे लिए ये एक्साइटमेंट है कि नेशनल सिनेमा डे वाले दिन अगर कोई बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी लगे सिनेमा पे तो आई थिंक ये एक अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ होगी। 99 रुपये का टिकट हो जाता है। करेक्ट, या आई नो 99 रुपीज़ का टिकट है विच इज़ वेरी अफोर्डेबल टू ऑल ऑफ अस। सो आई थिंक येस 99 का है तो 49 का भी हो तो बेटर है, क्योंकि और भी जो थोड़े से हमारे लोग ऐसे आते हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते, जो लोग सिनेमा नहीं देख सकते हैं, तो वो लोग भी आए क्योंकि काफ़ी अफोर्डेबल हो जाएगा, तो सब लोग देखेंगे तो इट विल बी गुड। पुरानी फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, गोविंदा की, रॉक स्टार, तुम्बाड़, इस तरह की फिल्में रिलीज़ हो रही हैं, नई के साथ पुरानी में। लेकिन आप पुरानी फिल्म देखने के लिए आए हैं, क्यों देखने के लिए आए? I have heard about Tumbad so much कि it's like something different than normal Bollywood type movies and उसकी story थोड़ी mythological character type based है, तो I like such kind of movies and ये re-release हो रही है because मैंने पहले तो थिएटर पे नहीं देखी है वरी, that's why I'm here for to watch Tumbad। इसके अलावा और फिल्में भी हैं, रॉक स्टार है, हम दिल दे चुके सनम है, इस तरह की फिल्में भी रिलीज़ हो रही हैं दोबारा से, क्या वो भी देखेंगे? But no ma'am, actually I have seen all those movies but I have never seen Tumbad, that's why I'm here। जी, हम लोग चाहते हैं कि पुरानी फिल्में भी कुछ रिलीज हो, जैसे नमक हराम है और आराधना है और अनारकली है और 14वीं का चाँद है। ये थोड़ा बच्चों को, बच्चे भी देखें कि कुछ इम्प्रेस हो उससे। आजकल तो बस वही सब पिक्चर आ रही है, लेकिन थोड़ा ये सब भी पिक्चर दिखाई जाए। हाँ, जो आपने कहा ना कि आजकल तो ऐसी ही पिक्चर आ रही हैं, हम चाहते हैं कि पुरानी फिल्में रिलीज़ हों, तो हम यही जानना चाहते हैं आपसे कि पुरानी फिल्मों में और आज की फिल्मों में आपको क्या ऐसा अंतर नज़र आता है? थोड़ा सा खुल के बताइए हमको कि क्या। बहुत नज़र आता है, अच्छा, हर चीज़ में नज़र आता है। इसमें कोई शिक्षाप्रद है ही नहीं आजकल के पिक्चर में। पुराने पिक्चर में शिक्षाप्रद कहानियाँ रहती थी और हम लोगों का समाज ऐसा है कि बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है, इसमें ओपनिंग भी ज़्यादा होती है। जैसे हम लोग फैमिली के साथ कुछ ऐसी पिक्चर है कि बैठ के नहीं देख सकते हैं बच्चों के साथ। ऐसी पिक्चर बने कि जो बच्चों के साथ भी, फैमिली के साथ भी हम लोग देख सकें। लेकिन एक चीज़ और हो गई है कि अब तो मोबाइल में भी बैठ के आप OTT पे या फिर अपने घर पे बैठ के भी टीवी देख सकते हैं, उसको आप कैसा समझती हैं? उसको हम अच्छा नहीं समझते हैं, क्योंकि वो बच्चे भी बहुत उससे बर्बाद हो रहे हैं और मतलब खैर मिसयूज हो रही है, लेकिन जो अच्छा यूज़ करता है, जैसे कोई बच्चा बहुत गरीब है, ट्यूटर नहीं मिल रही है उसको, तो वो उससे कुछ अपना हेल्प लेके पढ़ लेता है। लेकिन कुछ ऐसे आधुनिक बच्चे हैं जो उसका मिसयूज करते हैं। लेकिन एक बात भी तो है, कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि चलो सिनेमा जाने का झंझट छूटा, घर में ही बैठ के फिल्म देख रहे हैं, ऐसा भी तो हो गया है। हाँ, ऐसा हो गया है, लेकिन अब वो चीज़ थोड़े है जो उस हॉल में है और जो उसमें है। हॉल में ज़्यादा मज़ा आता है, बड़ी स्क्रीन होती है, साउंड होता है, बहुत अच्छा म्यूज़िक होता है। कितनी फिल्में देख चुकी हैं आप? अरे बहुत फिल्में, भी इतना एज हो गया, याद ही नहीं है। 14वीं के चाँद से शुरू किए थे। सिनेमा में देखी थी आपने? जी, और फिर आराधना से शुरू किए।
कटी पतंग वगैरह बहुत, उस समय तो राजेश खन्ना का बहुत चार्म था। अच्छा, सारी फिल्में याद हैं? कुछ तो याद है, कुछ नहीं याद है। तो अब आप चाहती हैं कि एक बार फिर से रिलीज हो जाएं ताकि मज़ा आए, उनको फिर से देखें वही फिल्में जाके। ये यंग जनरेशन जो है वो देखे। अब हम भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे महान निर्देशक की बात करेंगे जिनका नाम बड़े ही अदब के साथ लिया जाता है, यश चोपड़ा, जिन्होंने अपने शानदार निर्देशन से भारतीय फिल्मों का रंग रूप ही बदल दिया। अपने लंबे करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक यादगार फिल्में दी। यश चोपड़ा उन निर्देशकों में से एक हैं जिन्होंने कई कलाकारों को सुपरस्टार बनाने में अहम योगदान दिया। उन्होंने अपनी फिल्मों में कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कि 1965 में उन्होंने मल्टी स्टारर फिल्म वक्त बनाई, जिसकी कामयाबी के बाद फिल्म इंडस्ट्री में कई मल्टी स्टारर फिल्में आईं। वहीं जब उन्होंने अमिताभ बच्चन को लेकर फिल्म दीवार, त्रिशूल, कभी कभी और सिलसिला जैसी फिल्में बनाई, जिनकी सफलता ने अमिताभ बच्चन को फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़े अभिनेता के रूप में स्थापित किया। वहीं अगर आज हम शाहरुख खान को किंग खान कहते हैं तो ये उन्हीं की बनाई फिल्मों का उन्हें तोहफा है। जहां डर, दिल तो पागल है, वीर ज़ारा और जब तक है जा जैसी यादगार फिल्में उन्होंने ही दी हैं। उनकी फिल्मों में बेहतरीन लोकेशंस, जिसमें बहुत ही खूबसूरत और हसीन वादियां देखने को मिलती हैं, जिनमें देखने वाला उन्हीं में खो जाता है। तो आइए आज उनकी जिंदगी और करियर पर नजर डालते हैं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। यश चोपड़ा एक ऐसे निर्माता निर्देशक रहे जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को नई पहचान दिलाई। उनके द्वारा निर्मित फिल्मों ने न सिर्फ रोमांस को नई परिभाषा दी, बल्कि कई कलाकारों को रातों रात स्टार भी बनाया, जिनमें अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जैसे बड़े सितारे उनकी फिल्में कर कर के ही बुलंदियों की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। यही नहीं, उन्होंने यशराज फिल्म्स के रूप में अपना खुद का एक साम्राज्य स्थापित किया। यश चोपड़ा, जिनका जन्म 27 सितंबर 1932 को पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। हिंदी सिनेमा में उन्होंने उन दिनों कदम रखा था कि जब कई फिल्म मेकर्स अपनी एक खास पहचान बना चुके थे, जिनमें यश चोपड़ा के भाई BR चोपड़ा भी शामिल थे। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद यश चोपड़ा अपने भाई BR चोपड़ा के पास मुंबई आ गए थे। यहाँ पर आकर उन्होंने फिल्मी दुनिया को जाना और अपने भाई को निर्देशन में असिस्ट करने लगे थे। बड़े भाई से फिल्म मेकिंग की बारीकियां सीखने के बाद उन्होंने साल 1959 में अपनी पहली फिल्म धूल का फूल बनाई, जिसे उस वक्त अपार सफलता हासिल हुई। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ। इसके बाद उनके निर्देशन करियर ने रफ्तार पकड़ ली और उन्होंने वक्त और इत्तेफाक जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। 1965 में वक्त की जबरदस्त लोकप्रियता से उत्साहित होकर 1973 में उन्होंने खुद की फिल्म निर्माण कंपनी यशराज फिल्म्स की स्थापना कर डाली। मौजूदा समय में हिंदी सिनेमा में बड़े और मशहूर फिल्म प्रोडक्शन का जिक्र किया जाए तो उनमें यशराज फिल्म्स बैनर का नाम टॉप पर शामिल होगा। आलम यह है कि अब तक 50 दशक से ज्यादा के शानदार सफर के दौरान यशराज बैनर तले एक से बढ़कर एक शानदार रोमांटिक और अन्य जॉनर की फिल्मों का निर्माण हो चुका है। यशराज चोपड़ा के डायरेक्शन की टॉप रोमांटिक फिल्मों की बात की जाए तो उनमें दाग, कभी कभी, सिलसिला, लम्हे, चांदनी, वीर ज़ारा जैसी कई फिल्मों के नाम शामिल हैं। सत्तर के दशक में एक निर्देशक के रूप में यश चोपड़ा ने खुद को बाखूबी स्थापित कर लिया था और हर फिल्मी कलाकार उनके साथ काम करने का सपना देखने लगा।
लेकिन यश चोपड़ा के निर्देशन में सबसे अधिक सफलता जिन दो कलाकारों को मिली वो रहे शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन। यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी दीवार, त्रिशूल, कभी कभी, काला पत्थर और सिलसिला जैसी शानदार फिल्मों ने अमिताभ बच्चन को इंडस्ट्री में सुपरस्टार बना दिया। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। यश की इन फिल्मों की सफलता ने बिग बी के करियर में अहम भूमिका अदा की। अमिताभ बच्चन के अलावा शाहरुख खान को बतौरे रोमांटिक हीरो की छवि यश चोपड़ा की फिल्मों से ही मिली। साल 1993 में आई फिल्म डर से बेशक शाहरुख खान ने एक नेगेटिव किरदार के जरिए यश चोपड़ा की फिल्मों में काम शुरू किया था, लेकिन इसके बाद दिल तो पागल है, वीर ज़ारा और जब तक है जां के जरिए किंग खान को लोग एक रोमांटिक हीरो के रूप में बाखूबी जान गए। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन। इतना ही नहीं, बतौर निर्देशक यश चोपड़ा की आखिरी फिल्म साल 2012 में रिलीज हुई जब तक है जां भी उन्होंने शाहरुख खान के साथ ही बनाई थी। लेकिन अफसोस कि इस मूवी के रिलीज से 20 दिन पहले यानी कि 21 अक्टूबर 2012 को यश चोपड़ा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। हिंदी सिनेमा में फिल्म निर्देशन में उनके शानदार योगदान के लिए उन्हें कई बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें उन्हें 6 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 4 बार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक फिल्म फेयर अवार्ड, 2001 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के अतिरिक्त भारत सरकार ने उन्हें 2005 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा, अरे लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा। और अब बात करते हैं 76वें एमी अवार्ड्स की, जिनका आयोजन हाल ही में लॉस एंजलिस के पीकॉक थिएटर में किया गया। एमी अवार्ड्स जो टेलीविजन जगत के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड्स माने जाते हैं, जिनको अकादमी पुरस्कार जैसा दर्जा हासिल है और जहां मनोरंजन जगत के टैलेंटेड लोगों को सम्मानित किया जाता है, वहीं इस अवार्ड्स के 76वें संस्करण में हैरत अंगेज तौर पर जापान की ड्रामा सीरीज शोगुन ने 18 अवार्ड्स जीतकर बाजी अपने नाम कर ली, जहां इस साल सर्वश्रेष्ठ लीड एक्टर और एक्ट्रेस का एमी अवार्ड इसी ड्रामा सीरीज के कलाकारों ने हासिल किया। वहीं कॉमेडी सीरीज द बेयर ने भी इस बार अपने जलवे एक बार फिर से बिखेरे हैं। आइए देखते हैं। मनोरंजन की दुनिया में टेलीविजन के सबसे बड़े पुरस्कार एमी अवार्ड्स का आयोजन लॉस एंजलिस के पीकॉक थिएटर में हुआ। इस अवार्ड शो में जिस सीरीज का दबदबा देखने को मिला वो रही जापान की पीरियड ड्रामा सीरीज शोगुन। And the Emmy goes to Shogun. जहां पूरे इवेंट में इस सीरीज का सफर बेहद ऐतिहासिक और भावनात्मक रहा। इस सीरीज ने जापान के लिए कई प्रथम पुरस्कार जीते। इस बार के नामांकन सूची की बात करें तो सबसे ज्यादा शोगुन ने नॉमिनेशंस हासिल किए। शोगुन ने इतिहास रचते हुए सबसे ज्यादा अवार्ड्स भी जीते। पीरियड ड्रामा सीरीज ने जापान के लिए कई चीजें पहली बार हासिल की। हिरोयुकी सनाडा
बेस्ट एक्टर इन ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीतकर एमी जीतने वाले पहले जापानी कलाकार बन गए। And the Emmy goes to Hiroyuki Sanada. This is the first Emmy win and nomination for Hiroyuki Sanada. अना सवाई ने भी बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता। शोगुन ने अपने पहले सीजन के लिए 4 बड़े एमीज जीते और इस श्रेणी में एमी जीतने वाली पहली गैर अंग्रेजी भाषा की ड्रामा सीरीज बन गई। शो में शोगुन को ऐतिहासिक करार दिया गया। शोगुन ने अवार्ड की शुरुआत से पहले ही 14 छोटे कैटेगरीज के अवार्ड जीत लिए थे। द बियर शो ने इस बार भी अपनी पकड़ मजबूत बनाई रखी। Jeremy Allen White, The Bear. This is the second consecutive Emmy win and second consecutive nomination for Jeremy Allen White in this category. शो के प्रमुख अभिनेता जेरेमी एलन व्हाइट को बेस्ट एक्टर इन अ कॉमेडी सीरीज के लिए अवार्ड मिला। उनके इस जीत से शो की प्रतिष्ठा में और भी इजाफा होगा। इसके अलावा शो की एक और जीत तब हुई कि जब इबॉर्न मॉस बाखराज को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। ब्रिटिश रॉयल फैमिली पर आधारित द क्राउन ने इस बार भी महत्वपूर्ण कैटेगरी में जीत हासिल की। एलिजाबेथ देवकी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। जबकि बिली क्रूडप को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर इन अ ड्रामा सीरीज के अवार्ड से सम्मानित किया गया। For Billy Crudup. द क्राउन ने पिछले कुछ सालों में अपनी प्रतिष्ठा बनाई रखी है। कॉमेडी शो हैक्स ने बेस्ट राइटिंग फॉर अ कॉमेडी सीरीज का अवार्ड जीता। Hacks. इसके साथ ही जीन स्मार्ट को बेस्ट एक्टर इन अ कॉमेडी सीरीज का अवार्ड भी मिला। इस कैटेगरी में द बियर, एबेट एलिमेंट्री और रिजर्वेशन डॉग जैसे शोज भी नॉमिनेट थे, लेकिन हैक्स ने इस कैटेगरी में खिताब अपने नाम किया। सिनेमा की दुनिया के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे सिनेमा जगत की कुछ और अपडेट्स लेकर। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।